राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। 9 अप्रैल के दिन मानेसर में हुई हिंसा में बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जिस उत्पात को महज कर्मचारियों का हंगामा माना जा रहा था, वो उत्पात नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश और प्लानिंग के तहत की गई हिंसा थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हिंसा के दौरान हुई कुछ व्हाट्सएप चैट से इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस हिंसा के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए हैं। इन आरोपियों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को उकसाने और कंपनियों में पेट्रोल बम से हमला करने की पूरी योजना बनाई थी। दरअसल 9 अप्रैल को हुई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। इस घटना में कई निजी वाहनों और पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। साथ ही साथ कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए थे। पुलिस जांच के दौरान संदिग्ध गतिविधियों की भी जानकारी मिली। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार किए गए 6 आरोपी अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से अधिकांश का गुरुग्राम की किसी भी कंपनी से कोई संबंध नहीं था और ना ही वो यहां श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में वो लोगों को भड़काने का और कंपनियों में आग लगाने के लिए पेट्रोल बम की बोतलों को उपयोग करने की बात कर रहे थे। वहीं मानेसर में भड़की हिंसा के 5 दिन बाद नोएडा में भी कर्मचारियों ने कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नोएडा में कर्मचारियों ने जमकर बवाल काटा। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। गाड़ियों में आग तक लगा दी गई। मानेसर की ठीक तरह नोएडा में भी मजदूरों की आड़ में उत्पात मचाया गया। नोएडा पुलिस की जांच में भी मानेसर की तरह ही साजिश का खुलासा हुआ है। नोएडा में भी बाहरी लोगों ने नकाब पहनकर उपद्रव किया। यहां से यूपी पुलिस ने 400 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं हम आपसे कि माहौल खराब करने की किसकी मंशा है। सवाल ये भी पूछ रहे हैं आज हम कि एनसीआर में मजदूरों को भड़काने वाले हैं कौन लोग। सवाल यह भी है आज हमारा कि हिंसा के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी। सवाल यह भी कि मजदूरों की भीड़ में बाहरी लोग कैसे पहुंच गए, कैसे उन्होंने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली। ये तमाम वो सवाल हैं जो आज इस खास चर्चा का हिस्सा होंगे और इन्हीं सवालों पर करेंगे हम खास चर्चा की शुरुआत भी। किस तरीके से पूरा जो माहौल है उसको खराब किया गया, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल है। गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में 9 अप्रैल को जो कुछ हुआ वो सिर्फ मजदूरों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि व्हाट्सएप पर रची गई एक खतरनाक साजिश का नतीजा था। दरअसल 6 अप्रैल को होंडा कंपनी के कर्मचारी अपनी सैलरी बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। 7 अप्रैल को उनकी मांगे मान ली गई थी। इसके बाद जैसे ही अन्य कंपनी के कर्मचारियों को इसका पता लगा तो लगभग 8 से 10 कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हालांकि 9 अप्रैल को जैसे ही कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर गए थे तो उस समय गुड़गांव पुलिस और लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कंपनी के कर्मचारियों को समझाया गया था कि हरियाणा सरकार द्वारा उनकी न्यूनतम राशि बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद लगातार दूसरे कंपनी के मजदूर भी सड़कों पर उतर आए। फिलहाल पुलिस की जांच में जो सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। प्रदर्शन के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ मैसेज वायरल किए जा रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप में साफ तौर से लिखा हुआ था कि मैनेजर को बाहर निकालो, मार देंगे, रात तक इंतजार करो फिर आग लगा देंगे, बियर की बोतल में पेट्रोल भरकर कंपनी पर फेंको। इस मैसेज से साफ है कि भीड़ को सिर्फ उकसाया ही नहीं गया, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ दंगा भड़काने की साजिश रची गई। हालांकि अब तक इस पूरे मामले में गुड़गांव पुलिस ने 61 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल हैं। इन 61 लोगों में 6 मुख्य आरोपी हैं, जिनका किसी भी कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं था। हालांकि इन्हीं के द्वारा भड़काऊ मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए थे और उस व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज में जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया गया है उससे साफ जाहिर होता है कि एक बड़ा दंगा करने की साजिश रची जा रही थी, क्योंकि उसमें जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि भीड़ को उकसाने का जो प्रयास किया गया है, जिस तरह के मैसेज उसमें लिखे गए हैं
उससे साफ जाहिर होता है कि एक बड़ा दंगा करने की साजिश थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते हुए मजदूरों को उन कंपनी के बाहर से हटाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसके बाद उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि 9 अप्रैल को ही जिला प्रशासन की तरफ से धारा 163 लागू कर दी गई थी और ये भी बोल दिया गया था सभी मजदूरों को कि 4-5 से ज्यादा व्यक्ति अब इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन मजदूर लगातार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पीछे एक बड़े शरारती तत्वों का हाथ था। ऐसे में फिलहाल पुलिस ने उन दंगा करने वालों को तो बेनकाब कर दिया है और साथ ही अब तक 61 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस की जांच अभी भी जारी है, लेकिन जिस तरह से मानेसर में ये दंगा हुआ उससे साफ जाहिर होता है कि एक बड़ी प्लानिंग कुछ शरारती तत्वों द्वारा की जा रही थी। अब सवाल ये है कि क्या मजदूरों की जायज मांगों को किसी साजिश ने हाईजैक कर लिया? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि मानेसर की ये घटना एक बार फिर कुछ जरूर सबक दे गई है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं खास चर्चा की। मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है आपका। सुखबीर तंवर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस है, बहुत स्वागत है आपका तंवर जी। अतुल मुखी हैं जो कि मानेसर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है आपका अतुल जी। साथ ही साथ सीटू मजदूर यूनियन के जिला सचिव हैं वीरेंद्र सिंह डंगवाल जी हैं। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, देखिए मांगे बहुत ही जायज थी मजदूरों की, श्रमिकों की, और सरकार ने उनको मान भी लिया, 35% इंक्रीमेंट भी हुआ, लेकिन ये आप सभी का प्रोटेस्ट ये आखिर कैसे हाईजैक हो गया इतनी आसानी से? क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ फरीदाबाद में मदरसन ग्रुप के वर्कर अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर के कल अपनी कंपनी के गेट के बाहर आए। उसमें उनकी 2 दौर की वार्ता मैनेजमेंट के साथ हुई है। उसमें डीएलसी, एएलसी, एलआई, लेबर इंस्पेक्टर और पूरा जो कंपनी प्रबंधन है उस मौके पर मौजूद था। और हम वहां पर गए, सीटू के के जनरल सेक्रेटरी भी थे, दूसरे उप प्रधान भी थे। हम वहां जा करके हमने भी बीच में उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर कंपनी प्रबंधन, जो लोग पहले से ही 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन ले रहे हैं, वो बोले कि जो सरकार ने 15,220 रुपया बढ़ोतरी की है, इस महंगाई में जब उन्हें खाना बनाने के लिए रसोई गैस भी जो पहले 1200-1500 रुपये में 5 किलो का सिलेंडर भर जाता था, अब वो सिलेंडर भरने के लिए 3,500-4,000-5,000 रुपये लग रहे हैं। तो इस वेतन में उनका गुजारा नहीं होता है और जो मकान मालिक हैं वो किराया ज्यादा मांग रहे हैं। इसलिए हमारे वेतन में 15,220 रुपया सरकार ने गुड़गांव मानेसर में, जब लोग 8 तारीख को अपनी कंपनी के बाहर निकले, सरकार ने आनन फानन में उस न्यूनतम वेतन को संशोधित करने का फैसला लिया। जबकि दिसंबर में 29 दिसंबर 2025 को वेज बोर्ड कमेटी की बैठक पानीपत में हुई, उसमें सरकार को 23,295 रुपये का न्यूनतम वेतन देने के लिए संशोधन करने पर सहमत बनी। सरकार ने कहा हम इसको करेंगे, लेकिन जल्दीबाजी में जो घोषणा की है सरकार ने 15,220 रुपये की, वो नाकाफी है। वो सब बातें ठीक है, मैं सवाल मेरा ये नहीं था वीरेंद्र जी, जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है साजिश को लेकर, उन व्हाट्सएप ग्रुप में खास तौर से जो गैर श्रमिक हैं वो तो हैं, लेकिन कुछ श्रमिक भी हैं, ये कैसे इंटरलिंक्ड हो गई, ये हाईजैक कैसे हो गया? सवाल मेरा ये था आपसे। ऐसा हमारे नोटिस में इस तरह के कोई व्हाट्सएप ग्रुप के संदेश नहीं आए। हाँ। ना हम उन संदेशों को देखते हैं। सीटू तो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मजदूरों की उनकी मांगों की का समर्थन करती है, उनके बीच में जाती है, लेकिन इस तरह के जो शरारती मैसेज आप कह रहे हैं आए थे, हमारे पास नहीं आए। ना हम उनको फॉलो करते हैं, ना उनको देखते हैं, उनकी तरफ हम जाते भी नहीं, हमें कोई इस तरह का मैसेज मिला भी नहीं है। हमने तो मजदूर बाहर आ गए सड़क पर, उनके साथ मैनेजमेंट और पुलिस जांचती नहीं करे,
लाठीचार्ज नहीं हो, जिस तरह से गुड़गांव मानेसर में हुआ है उस तरह की स्थिति फरीदाबाद में नहीं हो। CITU वहां पर इसलिए गई और हम अभी भी सरकार से कहना चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन 15,220 रुपया कम है, सरकार को 23,000 रुपया करना चाहिए ताकि मजदूरों में जो असंतोष व्याप्त है, जो ऑलरेडी 18,000 रुपया ले रहा है उसका जो है ना 15,000 बहुत कम उनके लिए है। ठीक है, आपकी बात आ चुकी है, मैं इस पर पूछूंगी सुभाष जी से, लेकिन अतुल मुखी जी, क्योंकि आप मानेसर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? प्रोटेस्ट जायज था, जो सभी मांगे हैं बहुत ऑब्वियस सी थी, सरकार ने उनको माना भी, लेकिन ये जो हुआ, ये जो आंदोलन की आड़ में ये जो प्रोटेस्ट जिस तरीके से हुआ, आगजनी तक हुई, तोड़फोड़ हुई, ये कितनी जायज थी, कितना नाजायज एक तरीके से हुआ? क्योंकि ऐसा एक तरीके से ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, पूरे व्हाट्सएप चैट सामने आई है इसकी। अतुल मुखी जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मैडम, मैं आपसे ये एक आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को, हरियाणा की इंटेलिजेंस को और लोकल प्रशासन को साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी जल्दी इस गुत्थी को सुलझा लिया। ये पहले दिन से ही अपरेंट था कि ये पूरी की पूरी जो वायलेंस और इंडस्ट्री को स्पॉइल करने की मंशा चल रही है, ये श्रमिकों की तो नहीं है, ये कोई उनमें बैड एलिमेंट्स थे जो इस चीज को हवा दे रहे थे और इस चीज को इंडस्ट्री को स्पॉइल करने के लिए सारे एफर्ट्स कर रहे थे। ये उनकी तरफ से था और इस चीज को पुलिस प्रशासन ने और हरियाणा सरकार ने, इंटेलिजेंस टीम ने जितना जल्दी क्रैक किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। दूसरी बात ये कि चक्की चलेगी, गेहूं पिसेगा तो आटा निकलेगा, ये एक बेसिक सा फंडामेंटल है। अगर इंडस्ट्री चलेगी तो कुछ न्यूनतम मिलेगा और सरकार की भी उन्नति होगी, टैक्स के माध्यम से देश की भी उन्नति होगी, उद्योग की भी उन्नति होगी और श्रमिक की भी उन्नति होगी। इस एक बेसिक सी बात को अगर नहीं समझा जाएगा, उद्योग बंद करके, उद्योग को तबाह करके किसी का भला नहीं होने वाला। इस बात को सभी को समझ जरूरी है, चाहे कोई भी संगठन है, चाहे कोई भी सरकार है, चाहे कोई भी श्रमिक है, उसके लिए जिस प्रकार से एंटी सोशल एलिमेंट्स ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इस तरीके की प्लानिंग्स कर रहे हैं। आप अपने IQ से सोचिए, एक क्या फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर जो जेन्युइन वर्कर है, जिसकी की जरूरतों को पूरा करना हर उद्योगपति की, सरकार की जिम्मेदारी है और वो करते भी हैं, क्या वो व्यक्ति इस प्रकार की भयानक प्लानिंग कर सकता है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स देश को नुकसान पहुंचाने के लिए और जो दूसरे राज्यों में चुनाव चल रहे हैं वहां पर इस चीज का भड़काव करने के लिए, वहां पर भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के जो प्लान्ड एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल ब्रेन्स हैं, इसके पीछे उन व्यक्तियों के ब्रेन्स हैं जो देश का भला नहीं चाहते हैं, जो अनरेस्ट का एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से सबमिशन है कि ऐसे लोगों की मंशा को बिल्कुल कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और हरियाणा राज्य एक देश के अंदर सबसे उन्नति करने वाला उद्योग का एक राज्य है। इस रैंकिंग को इस तरीके से स्पॉइल करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा, उद्योग चले, उद्योग में चलने में ही सबकी उन्नति है और ऐसा होना आवश्यक है देश के लिए। मैं यही आपके मेरा सबमिशन है। ठीक है सप्रा साहब, ये जो कुछ हुआ, क्या ये एक इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था, प्रशासनिक फेल्योर नहीं था? उपद्रवियों को उपद्रव करने का मौका मिला? सभी को नमस्कार जी। और सबसे पहले तो हमारे अभी जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वो मैसेज देना चाह रहे थे, बहुत बढ़िया मैसेज दिया सर आपने, एंड आई सल्यूट यू। और ये उम्मीद है ये आपका जो मैसेज है श्रमिकों के लिए, आम जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल, अगर इंडस्ट्री चलती है
तो प्रदेश उन्नत होगा, शहर उन्नत होगा, समाज उन्नत होगा, मजदूर को भी जीविकोपार्जन मिलेगी। वो वेतन कम मिलता है या ज्यादा मिलता है, दीज आर दी रूल्स। हरियाणा सरकार बिल्कुल जो बिल्कुल चिंतित है, कोई भी जो श्रमिक है उसके अधिकारों से समझौता बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा। और इंडस्ट्रियल जो पीस है वो बहुत ही जरूरी है। ये जो 9 अप्रैल को ये जो हुआ है ये बिल्कुल निंदनीय है। और अभी आप बिल्कुल ये बता रहे हैं भाई, ये व्हाट्सएप में इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, मतलब ये, और ये बिल्कुल सही है। ये इसमें जो अरेस्ट किए पुलिस ने, और बिल्कुल बड़ा तेजी से, आज देखो ना 3-4 दिन में पर्दाफाश किया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और जो देखो गुड़गांव, इट इज ए मिलेनियम सिटी, गुड़गांव पर दुनिया की नजर है। आज सारे यहाँ पे एमएनसीज हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर। और मानेसर तो एक आईएमटी बहुत बड़ा क्षेत्र विकसित हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है वो। अगर वहां पे इस तरह से अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती तो यानी काफी नुकसान हो सकता था। अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल देखो 9 अप्रैल को जो है मिनिमम वेजेस उन्होंने 35% बढ़ाई है, 15,220 कर दी, जो अकुशल श्रमिक है। इसी तरह से जो कुशल है या जो सेमी जो स्किल्ड है, सबकी सैलरी बढ़ा दी है उन्होंने, जो है ना भाई, किसी भी तरह से जो मतलब उसको जो है ना परेशानी ना हो मजदूर को। तो इसमें जो पर्दाफाश बिल्कुल पुलिस ने किया, और ये अभी देखो जांच का विषय है भाई, ये किस तरह से ये 6 लोग किस तरह से अरेस्ट करके भाई किस तरह से वो घुसे, जबकि वहां पे पूरा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो है ना, उन्होंने पूरा ध्यान रखा हुआ है। जो श्रमिक है उनको ड्रेस दी हुई है, उनका वेरिफिकेशन होता है, सीसीटीवी से लैस है वो एरिया। उसके बावजूद भी अगर वो इस तरह से बीच में घुसे हैं और इस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी वारदात करने की जो है ना प्रयास किया है, तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई तो होगी। तो देखो गवर्नमेंट बिल्कुल सचेत है, तो इसमें ये जल्दी इसका समाधान होगा, पता चल जाएगा, अभी 2-4 दिनों में हो जाएगा। और इसी तरह से नोएडा में भी ऐसे ही हुआ। नोएडा में भी वहां बता रहे, वहां भी जो एक कोई गारमेंट्स इंडस्ट्री है विशेषकर, वहां पे जो वहां के जो श्रमिक है वो इंक्रीज करवाना चाह रहे थे, या कुछ और भी। जहां भी जैसे हरियाणा में मानेसर में, मतलब सिर्फ उनकी ये डिमांड ही नहीं थी भाई मिनिमम वेजेस को बढ़ाया जाए, इसके साथ ओवर टाइम है। और ये विशेषकर जो ज्यादा जो इसमें जो एम्प्लॉइज हैं वो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, जो मतलब थोड़े से समय के लिए जो ठेकेदारों से भर्ती होती है। तो ये इसका पर्दाफाश गवर्नमेंट ने किया है, और ये बिल्कुल गवर्नमेंट किसी को भी बख्शेगी नहीं। ये बिल्कुल ये जितने भी ये जो शरारती तत्व वहां पे घूम रहे हैं या इंडस्ट्रीज को नुकसान करना चाह रहे हैं, अब देखो ना, उधर से तो हम कहते हैं जी हमारा देश विकसित हो, 2047 का सपना है। उधर से हमारे हरियाणा नायब सिंह सैनी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, वो उनका भी सपना है भाई। यहाँ पे देखो पर कैपिटा इनकम कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसमें कोई संदेश नहीं है, कोई संदेह नहीं है इसमें। तो ये मतलब इस तरह की वारदात हो जाना, और विशेषकर इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में, तो ये निंदनीय है। सरकार बिल्कुल प्रयासशील है, बिल्कुल सचेत है, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ जी, ठीक है। सुखवीर तंवर जी, आप ये कहेंगे जो मानेसर में हिंसा हुई एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको पहले से ही बेनकाब कर दिया गया? साक्षी जी, समस्त राष्ट्रवासियों को सादर जय भीम, जय भारत जी। सर्वप्रथम वैश्विक ज्ञान पुंज, भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती और खुशियों के पर्व बैसाखी के पर्व पर सभी राष्ट्रवासियों को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए साक्षी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी प्रकार की हिंसा का कदापि समर्थन नहीं करती। कांग्रेस महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते अहिंसा परमो धर्म में विश्वास करती है। और प्रश्न यह है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार का खुफिया तंत्र जिस प्रकार से जो घटना हुई मानेसर में, और जो फरीदाबाद का भी जिक्र हुआ, और जो नोएडा में जिस प्रकार से एक तरह से बंधक बना लिया गया, इसके अलावा अतीत के भी, जब से भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष का शासन इस प्रदेश में है और केंद्र में करीब 12 वर्ष का, मैं तो हरियाणा की बात करूंगा, अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मानेसर हिंसा से पहले जिस प्रकार से हिसार में रामपाल का प्रकरण हुआ, सभी प्रदेशवासियों को याद होगा। इसके अलावा जो राम रहीम का प्रकरण हुआ था, उसमें किस प्रकार की हिंसा हुई थी और किस प्रकार से फेलियर रहा था खुफिया तंत्र का।
और अभी कुछ महीने पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो विषय था उसमें भी कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र की लापरवाही थी और उसका ये नतीजा था। इसके अलावा इतनी भीड़ और हिंसा, जिस तरह से बात हुई, अतुल मुखी साहब जिस तरह से कह रहे थे, ये तो सरकार की तरफ से सरकार की पुल बांधेंगे, लेकिन इतनी भीड़ और इस तरह की प्लानिंग जैसे बताई गई है, जो मीडिया चैनल्स में रिपोर्ट है, क्या ये खुफिया तंत्र की प्रशासनिक विफलता नहीं है कि इतनी बड़ी साजिश एक प्रदेश के प्रमुख जिले जो इस प्रदेश के सबसे ज्यादा राजस्व देता है, वहां पे अगर इस तरह की खुफिया विफलता रहेगी तो ये जिम्मेदारी किसकी है? निसंदेह हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब अपने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाने में जिस तरह से 2 साल तुरंत समाधान किया इसका एक दो अरे रुक जा भाई, आर्यू सप्रा जी आपके पास ही आ रही हूं मैं। समाधान अरे रुको रुको रुको, सुनने के आर्यू सप्रा सुनने के साहब मादा रखो, सुनने के मादा रखो, हाँ सुन लो, शांत रहिए। बोलिए इसके सुन रहे हैं। अलावा शांत रहिए, शांत है हम। साक्षी जी रोकिए इनको। 2-3 दिन में समाधान कर दिया इसका। ठीक है इंडस्ट्रियल सप्रा साहब, रिपोर्ट मैं आ रही हूँ आपके समाधान पास, दो सुखबीर वहाँ जी पर। अपनी बात आप पूरी करें। फिर बोल भी नहीं अगर कोई पाओगे। शरारती तत्व बीच में घुस जाते हैं तो उनका समाधान ठीक मुझे है बात सुभाष करने जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, पूरा मौका मिलेगा आपको भी अपनी बात रखने का। बोलिए सुखबीर जी। साक्षी जी, जिस प्रकार से आज एक माहौल बनाया गया, सरकार पीठ थपथपाने का कार्य कर रही है। 15,220 का जो वेतन का विषय है, जिन कंपनियों में ऑलरेडी 18,000 रुपए मिल रहे हैं, फिर इस 15,220 के झुंझुने का औचित्य कह रहा जाता है। इसके अलावा जो मजदूरों की समस्याएं हैं, देखिए निश्चित तौर पे कम वेतन एक समस्या है, किस प्रकार से श्रम शक्ति का खून चूसा जा रहा है वो मेरे कहने की विषय नहीं है। इस पे राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर व्यापक आकलन होना चाहिए। और अस्थायी रोजगार चाहे सरकार में है और चाहे निजी क्षेत्र में, अस्थायी रोजगार क्यों, इसका समाधान करें, ऐसा कोई रोड मैप बनाए। आप एक तरफ तो 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना इस राष्ट्र को दिखाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन उस 12 साल में आपने क्या किया? जो श्रम कानून है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात है चाहे प्रदेश के स्तर की बात है, और जिस तरह से श्रम कानूनों का अनुपालन नहीं हो रहा है, ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। इस पे भी कोई जरूर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर कोई कमेटी बना के विचार होना चाहिए कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद में किस प्रकार से श्रम कानूनों की अनुपालना में बहुत भयंकर कमी रही है। और एनसीआर में जो बार बार हिंसा का विषय आता है, हम मान रहे जो गलत एलिमेंट है उनको किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाना चाहिए, लेकिन विषय ये है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है, और ये बार बार सभी विषयों पे खुफिया तंत्र की विफलता क्यों हो जाती है, और जब बिल्कुल हाथ से लगाम निकल जाती है फिर निर्दोष के ऊपर पुलिस का डंडा चलता है। अब ये 6 लोग हम मान लेंगे कि इन्होंने ये मास्टरमाइंड होंगे, लेकिन जिस प्रकार से हजारों लोगों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका विरोध करेगी। ठीक है। इसके अलावा अभी आपके उसमें बताया गया फंडिंग या व्हाट्सएप चैट, जब इनके पास इस तरह की मॉनिटरिंग थी, फिर समय से पहले इस घटना को रोका क्यों नहीं गया? निश्चित तौर पे आज श्रम शक्ति को बदनाम करने का प्रयास सरकार कर रही है, और असामाजिक तत्वों के नाम पे जिस तरह से आज प्रताड़ना एक निर्दोष श्रमिकों के खिलाफ पुलिस कर रही है, इससे इस प्रदेश का और इस प्रदेश के उद्योगों का और देश का विकास होने वाला नहीं है। आपको इन सारे विषयों की जड़ में जाना पड़ेगा, तय में जाना पड़ेगा, और इनके स्थायी समाधान का प्रयास करना पड़ेगा, तब इन चीजों का विषय आएगा। और निसंदेह भारत का श्रम शक्ति ना के सिर्फ भारत की बल्कि हरियाणा प्रदेश की भी जो एक विकास की रीढ़ की हड्डी है, और इनके साथ जो भी विषय हो बेहद सावधानी पूर्वक, बेहद संवेदना के साथ इन विषयों को ठीक करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे विगत के 11 वर्षों में जिस प्रकार की लापरवाही रही है, खासतौर पे गुड़गांव को लेके, वो मेरे कहने का विषय नहीं है। आप सब भुक्तभोगी हैं, और निश्चित तौर पे गुड़गांव, फरीदाबाद
और जो एनसीआर का आ रही हरियाणा हूं का अतुल जी क्षेत्र है, आपके जहां जहां इंडस्ट्रीज है, वहां वहां विशेष सावधानी की जरूरत है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए निश्चित तौर पे सरकार को और ज्यादा सजग और सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है अतुल जी, अपनी बात रखें, फिर मैं आ रही हूँ सुभाष जी आपके पास। बोलिए। मैं आपसे साक्षी जी सबमिशन करना चाहूंगा। सुखबीर जी ने कहा जो लापरवाही पिछले 11 वर्षों में गुड़गांव फरीदाबाद के साथ हुई है, मैं सिर्फ इस सेंटेंस को लेना चाहूंगा कि जो लापरवाही गुड़गांव फरीदाबाद के साथ 11 वर्षों में हुई है, इन 11 वर्षों में जो रेवेन्यू हरियाणा सरकार का इन 2 डिस्ट्रिक्ट से मिल रहा है, वो कितने हजार गुना बड़ा है। अगर उस वैल्यू को देख करके और माननीय सुखबीर जी के सेंटेंस के साथ लिंक करेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि कितनी लापरवाही हुई है। अगर ये एक तरफ तो ग्रोथ हो रही है रेवेन्यू में सरकार के, एक तरफ सब जगह से पलायन होकर के लोग गुड़गांव और फरीदाबाद की तरफ आ रहे हैं, और दूसरी तरफ सुखबीर जी कह रहे हैं कि वहां पर लापरवाही हुई है। क्या ये बात सत्य हो सकती है? क्या ये बात आपस में मैच कर रही है? बिल्कुल नहीं मैच कर रही है। अतुल जी, वो सब बातें ठीक है, गुड़गांव ध्यान से साइबर सिटी ध्यान ऐसी से जगह आपके है, ज्ञान को और कौशल देखिए को। साइबर सिटी ध्यान ऐसी से जगह है जहाँ दुनिया भर से कंपनियां आ रही सुखबीर हैं, जी, लेकिन ऐसे मैंने इलाके आपको में बोला, हिंसा आपको होना बोला, और वो भी आपको पूरी बोला। प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ, ये सुखबीर तो जी, छवि खराब यहाँ करने पर- जैसा है ना यहाँ पर इतनी गुरुग्राम के लिए। प्रोग्रेस हुई है, और इस प्रोग्रेस के अंदर आज सभी के पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू मेकिंग डिस्ट्रिक्ट आज गुड़गांव और फरीदाबाद ही है। आप उस बात को महसूस करिए और इस चीज के अंदर इंटेलिजेंस का फेलियर मत ढूंढिए। इस चीज के अंदर आप इंटेलिजेंस का प्रोत्साहन करिए। वो भी एक सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने 72 घंटे के अंदर अंदर जिस तरीके से ये पूरा का पूरा एपिसोड क्रैक किया है, इस बात के लिए हम लोगों को मिल करके उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि उनको आगे ऐसी एफिशिएंसी करने ठीक है में सर। उनको एप्रिसिएशन मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, ताकि फ्यूचर में वो और ज्यादा एक्टिव रहे। प्रशासन को तो 72 घंटे के अंदर जिस तरीके से क्रैक किया, ये इसके लिए सैल्यूट है सर। ठीक है सर। वीर जी, आप दिशा दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं, और आप श्रमिकों का जो ये 35% वृद्धि हुई है, इतनी वृद्धि तो आप, मुझे ये चिंता है कि जब दिल्ली के अंदर ऐसी वृद्धि की गई थी इस प्रकार से, तब भी कांग्रेस प्रशासन था। जिस समय पे दिल्ली के अंदर इस प्रकार से वेजेस सीधा 35% बढ़ा दिए गए थे, दिल्ली से उद्योग जगत के सफाया हो गया। उसके बाद मुझे ये डर है कि इतना ज्यादा एप्रिसिएशन मिलने के कारण से कहीं उद्योग जगत यहाँ से हिल ना जाए, मुझे उस बात की चिंता है। मुझे श्रमिकों को तो उनका श्रम का एप्रिसिएशन मिल ही रहा है, लेकिन उद्योग चलेगा कैसे? उद्योग के ऊपर इतना एडिशनल बर्डन जब आएगा, उद्योग जगत काम कैसे करेगा? अगर आप 10 कदम के ऊपर आगे जाए, भिवाड़ी है, नीमराना है, वहां पर वेजेस कम है और मानेसर के अंदर वेजेस ज्यादा है। ऐसी कंडीशन के अंदर वहां पर चलेगा कैसे उद्योग? आप इस बात के ऊपर चिंता करिए। उद्योग को चलाना हमारा मेन मकसद है, ना कि हमें एक दूसरे की कमियों को निकालना। ये उद्योग चलेगा। ठीक है सपरा जी, जवाब दीजिए आप सुखबीर जी की बात। हरियाणा सरकार में बरकत होगी। सपरा जी, अब देखिए जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं और विशेषकर कांग्रेस, उनको हर बात पे राजनीति करनी है, अच्छी राजनीति करनी है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए ना, राम रहीम और अपने उसको कौन से अपने जो है अभी उनको जमानत हुई है, रामपाल जी, उनको बीच में ले आए। अरे अब सुनिए, अब आप सुनिए, सुखबीर जी मैं आ रही हूँ आपके पास। सुखबीर जी प्लीज, हाँ बोलिए मत बीच में। प्लीज इंटरप्ट मत करिए, डिबेट खराब होती है इससे, प्लीज सर। और आपकी पार्टी के गुंडे वहाँ पे नंगे होके नंगा नाच कर रहे हैं। ये तुम्हारी कांग्रेस है, कांग्रेस वो करती है। ठीक है, आ रही हूँ मैं सुखबीर ग्रवर जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही और हूँ। ऐसे ही बाहर बैठेंगे, ऐसे चिल्लाते रहोगे सड़कों पर। प्लीज अपनी बारी में बोलिए सर।
आज अपनी बात कहो। भारत देश चौथी बलात्कारियों अर्थव्यवस्था हो चुका है और आप 3-4 सालों में बलात्कारियों तीसरी को संरक्षण देने अर्थव्यवस्था वाले आएगा। लोगों को है? ये सच्चाई अब ये है। देखो हमारे अतुल जी कह रहे हैं, मतलब किस तरह से उन्होंने क्या कह रहे हैं 72 अतुल जी? घंटे में क्या अभी किया। मैं बोलूंगा आपको अतुल, तो सलाम करना एक बात चाहिए। आ रही हूँ तंवर जी, आ रही हूँ होती है, आपके इस पास, तरह रुक से जाइए सरकार please। ये कर रही है, हर चीज कमी पे बताना ये गंदी उसका काम है और राजनीति मत धर्म है करिए, और हमारी बिल्कुल मत संवैधानिक बोलिए। जिम्मेदारी है। और ये जितने भी इसमें आप ये भी देख लेना, ये इस तरह की जो राजनीतिक पार्टी है उन्हीं के ये षड्यंत्र इसमें लेकिन नजर सुभाष जी, आते हैं। सवाल यही उनका भड़काऊ है जो भाषण प्रशासनिक देते हैं। फेल्योर को लेकर। देखिए कार्रवाई हुई, 6 लोग गिरफ्तार हुए, ठीक है, लेकिन जो हुआ आखिर वो हो कैसे गया, बात इस पर है। देखिए अब ये जांच का विषय है, सरकार पुलिस ने अरेस्ट किया है और सब सामने आ जाएगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जल्दी से जल्दी उन्होंने उनको अरेस्ट किया है और शांति का माहौल हो गया वहां पे। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां पे बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्शन चल पड़ा जैसे पहले हो रहा था। और बिल्कुल अतुल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो 35% जो इंक्रीज किया है मिनिमम वेजेस, ये कोई छोटा मोटा इंक्रीज नहीं है। किस तरह से इंडस्ट्रीज को अपनी जेब से देना है 35%, ये ठीक है। थोड़ी सी कमियां कहीं ना कहीं आती है, उससे पहले ही उसका सुधार हो जाता है। फैलाना शुरू कर देते हैं बीच में, ये भ्रम फैलाना शुरू कर देते हैं, भ्रामक सूचनाएं, ये सारी की सारी ये जो सारा जो खेल है, ये सारा खेल इस तरह की जो कांग्रेस जैसे ये बैठे हमारे साथी, मतलब किस तरह से भ्रम फैलाते हैं, कैसे अफवाहें फैलाती हैं। तो इसका समाधान सरकार जल्दी से जल्दी करेगी। उसका जो ओवर टाइम है या दूसरी भी डिमांड है वो भी मान ली है सरकार ने। बिल्कुल आगे पक्ष आगे डीसी साहब ने उसी दिन बयान जारी कर दिया, यहाँ के जो अजय कुमार जी हैं, वीरेंद्र जी, आप क्योंकि यहाँ लोगों ने अफवाह फैला दी थी अभी मिनिमम वेजेस बढ़ी नहीं है। उन्होंने अपने आप देखो, उन्होंने अपना बयान जारी किया डीसी साहब ने, लोग खुश हो गए बिल्कुल ही, उनको थोड़ा सा अंदेशा था वो। ठीक है सर, बोलिए वीरेंद्र जी। हाँ, मेरी सबमिशन ये है, जो महानुभाव बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है फरीदाबाद और गुड़गांव। जो हमारे आदरणीय साथी बहस में हिस्सा ले रहे हैं, हम उनके नोटिस से इस बात को लाना चाहते हैं कि दिल्ली में जो न्यूनतम वेतन है वो 18,667 रुपया कई वर्षों से है। हम हरियाणा को जो है ना विकास मॉडल के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन मजदूरी यहाँ पर बहुत कम है। हमारी सरकार से जब वार्ता हुई है, पीछे वेज बोर्ड का गठन हुआ है, उसमें हमने 5 सदस्यों के परिवार पर कम से कम इस बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से 31,000 रुपया न्यूनतम वेतन की मांग की थी। सरकार के साथ 9 दौर की वार्ताएं हुई, अंत में 23,195 पर पानीपत की मीटिंग में फैसला हुआ, लेकिन सरकार ने 15,220 रुपये बढ़ाए हैं। हम ये कह रहे हैं कि वर्करों में, श्रमिकों में जो आपकी तरफ से है कि रेवेन्यू देने वाले 2 जिले फरीदाबाद और गुड़गांव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ के मजदूरों को जो है ना महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। उतनी ही कीमत में बड़े लोगों को सामान मिलता है, सब्जी भाजी मिलती है, उसी कीमत में मजदूर को मिलती है। गैस, रसोई गैस की कीमत कितनी बढ़ी है, इसकी किल्लत कितनी लोगों ने झेली है, लोगों को, श्रमिकों को पलायन करना पड़ा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ठीक है वीरेंद्र जी, वक्त उतने की अनुमति देता है, मुझे रोकना पड़ रहा है आप सभी को, माफी के साथ। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी, सुखवीर तंवर जी, अतुल मुखी जी, वीरेंद्र सिंह जंगवाल जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप जुड़े और आपने इस खास चर्चा को सार्थक बनाया है। फिलहाल वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।